आज हम लोग जो है अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज का लेक्चर का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि आज जो है ना हम बोर्ड पे नहीं पढ़ रहे हैं, कॉपी के नोट से पढ़ रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, फिर इसको अपलोड किया जाएगा चैनल पे। देखिए, जहाँ तक हम सेल की बात करेंगे ना, तो आज जो हम यूनिट शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल को हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो है पहले तो उसका डिफिनेशन देखते हैं क्या है। सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्यों है? आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखिए, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूम को देखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर है ना, कैसा है? ये तो स्क्वायर बन गया लेकिन वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, कैसा है? रेक्टेंगुलर। ठीक, अब इसका क्या होगा? कुछ फंक्शंस होगा, होंगे ना फंक्शंस। अब जैसे ये हमारा जो रूम है, ये क्या करता है? ये हमको जो है ना हॉट बचाएगा। हम अभी कोल्ड चल रहा है, कोल्ड से भी बचाता है रूम। रेन से भी बचाएगा, तो रेन से भी बचाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि हमारा डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है। क्या कर रहा है? फंक्शन फंक्शन। ठीक है, अब डिफरेंट फंक्शन कर रहा है तो इसका क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, कैसा? रेक्टेंगुलर। ठीक है, और बहुत सारे ये फंक्शंस कर रहा है। ठीक है, अगर हम रूम के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहें कि इसका यूनिट क्या है? कैसा यूनिट? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो इसका यूनिट क्या है? ब्रिक्स है, ईंट है। ब्रिक्स। इसी तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल होगा। और वो कुछ फंक्शन करेगा, फंक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका फंक्शन भी है। फंक्शंस क्या है इसका भैया? डाइजेशन। ठीक, अगर हम यूनिट लेवल पे अगर हम कहें कि ये किससे बना हुआ है, तो किससे बना हुआ? सेल से। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टमक, ये कुछ ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनल्स है, इसका कुछ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है। ठीक है, इसका फंक्शन है, हाँ बिल्कुल फंक्शन है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर स्टोमक का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? कोई ना कोई सेल होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? सेल होता है। जिस तरीके से हमारा, अगर हम रूम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा क्या होता है? रूम के कॉन्टेक्स्ट में हमारा स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? ब्रिक्स, ब्रिक, ईंट, इसी को ईंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शनल यूनिट भी क्या है? फंक्शनल यूनिट जो है वो भी क्या है? ये भी क्या है? ब्रिक ही, ब्रिक्स है। ठीक है, तो
हम ये देखते हैं कि हमारा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होगी, जो भी एक्टिविटीज हम देखेंगे लिविंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? यूनिट लेवल पर कोई ना कोई सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब देखिए कि हम क्या कह रहे हैं कि सेल जो है ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा फंक्शनल जो है ये यूनिट है, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इतनी बात समझ में आएगी। क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि जिस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि एक जो रूम होता है उसके कुछ शेप है और वो जो है फर्दर क्या प्रोसेस, मतलब वो कुछ फंक्शंस करता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल लेवल पर भी जो जहाँ हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है? ये हमारा ब्रिक्स की सतह पे हो रहा है। और स्ट्रक्चर भी है तो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको ब्रिक्स कर रहा है। वैसे ही हमारा जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारा का सारा क्या प्रोवाइड करता है हमको? वो हमको प्रोवाइड करता है फंक्शनल यूनिट। हम मतलब वो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और कुछ फंक्शंस के लिए वो जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब हम अगला जो इसी में पॉइंट है, जो एनसीईआरटी को जो कि हम कवर कर रहे हैं ना, तो ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस का और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए हमारा जो सेल होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे सिंगल सेल से बना है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम उसी को कहते हैं जो दो क्राइटेरिया को फॉलो करता है। पहला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका, एग्जिस्टेंस होगा एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि वो जो है ना हमारा जितना भी इसेंशियल फंक्शन है लाइफ का, ऑफ लाइफ, वो उसको क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है, उसको फॉलो करता है। अब मान लेते हैं कि एक सेल है, ठीक है। अगर सिंगल सेल से यानी एक सेल से, यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ, इससे अगर कोई चीज ज्यादा है तो वो क्या हो गया? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और दूसरा क्या? उससे अगर कम होगा या एक सेल का होगा तो वो क्या होगा? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। अब इससे तो कोई नीचे नहीं होगा। अगर इससे कोई भी चीज अगर नीचे हो यानी हाफ सेल अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं, या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो उसका नहीं होगा या फिर वो इसेंशियल फंक्शंस नहीं कर रहा है। इसेंशियल जो फंक्शन है ऑफ लाइफ जो है वो क्या कर रहा है? उसको नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल वायरस है। अब वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? नहीं है। कैसे नहीं है? अगर वो लिविंग में होगा तब वो क्या है? लिविंग। अगर वो नॉन लिविंग के साथ रह रहा है तो क्या है? वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका, एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यही बात समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखिए, दिख रहा है ना। आज के लिए जो है थोड़ा सा परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन मैं सारी बातें समझा दूंगा। देखिए, एंटवन लीवन जो है ना, ये सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, लाइव सेल को देखा था। ठीक है, और ये पहला साइंटिस्ट है जिसने डिस्क्राइब किया था किसको, लाइव सेल को। ठीक है, अब एक कहानी है कि जो है ना, एक आदमी था, वो ये बेचता था, कपड़ा बेचता था। और कपड़ा जो वो बेचता था ना, तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि कपड़ा बेचने के टाइम में वो गया आपको एक इसके पास, मतलब पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि जो वेंडर्स वगैरह होते थे, जिसको फेरी वाले भी कहते हैं, तो उसके पास वो गया एंड ओनली वन। तो वो जो है ना, देखा क्या कि एक आदमी है और वो बहुत एक लेंस से जो है ना कपड़ा को देख रहा है। ये कपड़ा कॉटन का कपड़ा था, और वो ये समझता था कि जिस लेंस यानी जिस कपड़े में ये लाइनिंग बहुत मतलब रिकॉग्नाइज बहुत ज्यादा वो है, यानी बहुत अच्छे से दिख रही है, समझ में आ रहा है वो कपड़ा क्या है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी बहुत उसका अच्छा है। ठीक है, हाई क्वालिटी। एंड वन लीवन हुक जो है ना, वो क्या कर रहा था, उस कपड़ा बेचने में उसका ध्यान नहीं था, वो जो है ना लेंस पर उसका ध्यान था। ठीक है, ये कहानी जो है कहीं मैंने रिटन फॉर्म में नहीं पढ़ी है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम में हमारी एक मैम है, उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब ऐसा शायद हुआ था। तो उसकी निगाह जो है ना लेंस पर थी। ये क्या है, लेंस। ठीक है, तो अब लेंस पे थी ना उसकी निगाह, वो बार बार इसी को देख रहा था। वो घर गया और उसने क्या किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से मशीन पे उसकी घसाई की। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि इसका रिजोल्यूशन हाई हो गया, थोड़ा सा रिजोल्यूशन क्या हुआ इसका बढ़ गया। अब उसने क्या किया, पानी से पॉन्ड वाटर, शायद पॉन्ड वाटर को लिया, और उसने पॉन्ड वाटर उसको देखा, तो उसमें उसको तो बहुत नई नई दुनिया दिख रही थी। जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया होगा, कुछ कॉमा से बैक्टीरिया होंगे, कुछ इस तरीके की चीजें होंगी। तो वो सब उसको जो है ना नजर आ रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद उसकी पिक जो है उसने शायद, या उसके बारे में कुछ लिख करके रॉबर्ट हुक को भेजा, लेकिन वो चीज़ नहीं वाली। मतलब वो जो है एक तरीके से मतलब डिस्कवरी उसकी नहीं हुई पहले, लेकिन उसने देखा जरूर था पहले। ये बात उन्होंने हमें बताया था क्लास में, तो मुझे अभी याद आ गया अभी अचानक से, तो मैंने सोचा कि आपको डिस्कस कर दूं। लेकिन इतना तो तय है कि जो है सबसे पहले जो है ना, ये फर्स्ट कह रहे हैं कि फर्स्ट सॉ लिविंग लाइव सेल किसने देखा, ये हमारा एंटोन लियोनहुक ने देखा था। और पहली बार डिस्क्राइब भी किया इसने किसको, तो डिस्क्राइब किया किसको, लाइव सेल को, यानी लिविंग सेल को। ठीक है, लिविंग सेल को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो एनसीईआरटी में हमारे जिस साइंटिस्ट का जिक्र आ रहा है, पेज पहले ही पेज में, वो है हमारा रॉबर्ट ब्राउन का। किसका, रॉबर्ट ब्राउन का। ठीक है, अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब पूछ सकता है कभी कि मतलब न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमको पता है ना कि जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो हम सिंपल माइक्रो और माइक्रोस्कोप से हम उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या तरीका, यानी साइंटिस्टों ने बाद में क्या किया, एक माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसको इन्वेंट किया था। ठीक है, कब किया था, 1931 में किया था। किसने किया था, तो अर्नेस्ट रुस्का और उसके साथ मैक्स नॉल था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हमारा मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मैं फॉस्फोलिपिड का टेल बना रहा हूँ, जो कि
हाइड्रोफोबिक नेचर है जिसका। ये हम लोग जब पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैं जो बात समझा रहा हूँ ना चाह रहा हूँ वो ये है, ये हमारा मान लीजिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल से 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब देखिए ये तो हमारा प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है ना, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर कब पॉसिबल हो पाया हमारा? जब हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया? ये आया 1931 में, ठीक है। और हमारा ये स्ट्रक्चर कब दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का? 1972 में, ठीक है। तो ये हमारा जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम स्टडी कब कर पाए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक को? जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये किसने दिया था? अर्नस्ट रुस्का ने और मैक्स नॉल ने दिया था। कब दिया था? 1971 में। अब एक चीज है जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है सेल थ्योरी के बारे में। पहले हम सेल थ्योरी का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या कंट्रीब्यूशन किसने क्या क्या किया है। तो देखिए जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में वो बना है सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो गई तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन है भैया? तो हमारा प्लांट है, दूसरा हमारा कौन होगा? एनिमल, और तीसरा कौन होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ये एनिमल में कंसीडर होगा, मैंने अलग से लिख दिया समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये कंपोज हुई है किससे? सेल से। और ये किसका प्रोडक्ट है? सेल का प्रोडक्ट है। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, किसका? सेल थ्योरी का। अब दूसरा जो इसमें दूसरी बात जो कही गई वो कही गई कि जितनी भी सेल्स है ना ये जो बनी है किससे बनी है? अराइज हुई है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये दोनों जो सेंटेंस है ना ये मिलके हमारा क्या बना रहा है? एक एक स्टेटमेंट बना रहा है, जो स्टेटमेंट जो है फाइनल शेप है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? फाइनल शेप है किसका? ये फाइनल शेप है किसका? सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी का, ठीक है। तो पहली बात ये कही गई, यानी साइंटिस्टों ने, अब उसमें मैं बता रहा हूँ कौन साइंटिस्ट आएंगे क्या आएंगे, ठीक है। पहली बात क्या इसमें क्या कही गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ये किससे बना हुआ है? सेल से। और ये किसका प्रोडक्ट है? किसका है प्रोडक्ट? सेल का। दूसरी बात क्या कही गई कि ये जो हमारा जो सेल है ये आ कहां से रहा है? तो अराइज कहां से हो रहा है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, अब ये सेल थ्योरी है तो किसी ने प्रपोज किया होगा। तो
इसको प्रपोज करने वाले हैं स्लेडन एंड स्वान, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, मैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा अभी एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो 1838 में, कब की बात है, 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, वो जोलॉजिस्ट नहीं थे, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। कौन थे? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट है तो वो किसको एग्जामिन करेंगे? प्लांट्स को, सही बात है, ठीक है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल के, मतलब एक तरह के नहीं, बहुत सारे सेल से बने हुए। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व की। तो अब किस पे उन्होंने एग्जामिन किया था? प्लांट्स पे। एक तो ये क्या कहा उन्होंने, दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि सेल जो है ना, ये बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। किसका? प्लांट का। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट उन्होंने ये किया था एग्जामिन, इसलिए वो ये कह रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं ये किसके बने हुए हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए हैं, स्लाइडर ने कहा था। और ये जो सेल है, ये सेल बहुत सारा सेल मिलके क्या बना रहा है? टिश्यूज बना रहा है, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, अब उसी सेम ईयर में आते हैं, यहाँ ईयर लिखा हुआ है 1839। तो 1838 1839 में बहुत सारा डिफरेंस नहीं है। उनका नाम था थियोडोर स्वान, ठीक है। ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे। कौन? स्लाइडन, ठीक है। अब ये श्वान जो है ना, ये क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने किस पे स्टडी किया? एनिमल्स पे स्टडी किया, डिफरेंट जो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे इन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि सेल जो है ना, उसके पास जो है एक थीन लेयर होता है, आउटर लेयर, जिसको आज हम लोग क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। यानी सेल है, इसका एक आउटर लेयर है, ये क्या है? बहुत पतला है। आज हम लोग इसको क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। अब देखिए कि श्वान ने ये बात कही। अब बेस्ड ऑन स्टडी और ऑन प्लांट्स, एक तो वो जोलॉजिस्ट थे, एनिमल पे स्टडी किया, लेकिन उन्होंने बाद में प्लांट्स के टिश्यूज को भी देखा। प्लांट टिश्यू पे जब फर्दर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उसमें एक सेल वॉल भी पाया जा रहा है, ठीक है। एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। यूनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये प्लांट्स में पाया जा रहा है और किसी में नहीं पाया जा रहा। प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में क्या हो रहा है? सेल में ये क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, इसने तो प्लांट सेल को देखा, तो देखा कि इसमें सेल वॉल है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि सेल वॉल जो है, ये आउटर, हमको पता है कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल का, ये सबसे बाहर रहता है, ठीक। इसके अंदर में क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस, ठीक है। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमको वो सब चीज समझना पड़ेगा आपको कि थ्योरी क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया, और ये हाइपोथेसिस जो है हमारा ये बताता है कि एनिमल और प्लांट सेल जो है वो कंपोज हो रहा है किससे? सेल से, और प्रोडक्ट्स है किसका? सेल का, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से, ठीक है, इसी से कंपोज हो रहा है। तो अब स्लाइडन ने और स्वान ने, दोनों ने मिलकर के एक चीज को फॉर्मुलेट किया जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी का जो पहला स्टेटमेंट इन दोनों के जरिए आया, वो क्या आया? वो आया कि एनिमल सेल जो है और जो प्लांट सेल्स है, ये किसका बना हुआ है? ये एनिमल्स और प्लांट्स किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है सेल्स का, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन सेल थ्योरी का एक लिमिटेशन भी हमको सामने आता है। वो क्या आता है कि अब ये जो सेल है, यानी एक सेल बन तो गया, लेकिन ये सेल जो न्यू सेल जैसे बन रहा है, वो सेल जो
यानी न्यू सेल जो होता है कि वो कैसे डिवाइड कर रहा है और वो कहाँ से मतलब कैसे बन रहा है, वो सेल आ कहाँ से रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सेल से बना बहुत सारा सेल आया, बहुत सारा सेल से ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के क्या बना, हमारा एनिमल सेल बना। ठीक है, लेकिन ये जो न्यू सेल है ना, ये जो न्यू सेल, मान लीजिए एक सेल था, फिर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ये 5 सेल, इससे कंपोज हो गया एनिमल का या कोई प्लांट, मान लीजिए बहुत सारे एन नंबर ऑफ सेल। तो ये जो न्यू सेल है हमारा, जो इसमें जुड़ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं चला उसको। ठीक है, डिड नॉट एक्सप्लेन, क्या कह रहा है कि हाउ न्यू सेल्स डिवाइडेड, कैसे हो रहा है और न्यू सेल्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इसको एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए। अब एक साइंटिस्ट बाद में आते हैं, उसका नाम था रुडोल्फ वर्चो, विर्चो या वर्चो कह लो, 1855 में। ठीक है, 1855 में। तो फर्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड जो हो रहा है वो न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से मौजूद है, एक सेल जो मौजूद है, यही सेल फिर 2 सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, यही 2 जो है फिर वो 4 सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यानी न्यू सेल्स जो है हमारा, जो न्यू सेल्स है वो न्यू सेल्स ये किससे बन रहा है, हमारा फॉर्म हो रहा है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, अब इस प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को इसको कहा जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये एग्जाम में अगर हो सकता है कि पूछ दे कि क्या पूछेगा कि ओमनिस, दिख तो रहा है ना, सेलुला ई सेलुला, ये जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है ये इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब देखिए, अब माफ कीजिएगा थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक मतलब एनसीईआरटी में जो है हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्लास आपने 9th में पढ़ा होगा कि एक जो है ना, हम ऑनियन पिल वाला एक्सपेरिमेंट था हमारा। ठीक है, तो हमने ऑनियन पिल को देखा था, उसको माउंट करके माइक्रोस्कोप में, तो प्लांट सेल है, और दूसरा हमारा चिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था 9th में, एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो तो अब क्या हुआ कि प्लांट सेल में हमने एक चीज जो डिस्टिंक्ट मतलब ये देखी, वो सेल वॉल के बारे में देखा। ठीक है, और हमने जब एनिमल सेल को देखा तो उसमें देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो आउटर मोस्ट होता है, मेम्ब्रेन होता है। इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट हमको दिखा था 9th में, कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और चिक सेल में हमने देखा था कि इसमें जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटरमोस्ट होता है। ठीक है, अब ये ओवरव्यू, यानी हमको डिटेल में तो पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया है कि टिपिकल प्लांट, टिपिकल वर्ड। देखिए, टिपिकल को समझते हैं। टिपिकल सेल हम किसको कहते हैं कि जिसमें 3 चीजें लाजमी हो। पहली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी साइटोप्लाज्म, और तीसरा हमारा पहला तो ये है, पहला है हमारा टिपिकल, यानी हाँ सॉरी, और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। अब कोई यूकैरियोट अगर मान लेते हैं कंडीशन हो, तो उसमें पूरा ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो मान लेते हैं हम सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं कि ये 9th में हमने पढ़ा था। अब सेल जो है ना, इनसाइड अ न्यूक्लियस जो है वो, सेल के अंदर क्या होता है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है,
अब ये न्यूक्लियस जो है वो क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। अब यही क्रोमोसोम्स जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए करता है। डीएनए का फुल फॉर्म है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ होता है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा ये न्यूक्लियस है। थोड़ा सा हमारा अभी वीडियो हिल रहा होगा, आज किसी वजह से ऐसा हो रहा है, वो फिर नहीं होगा फर्दर। हम बोर्ड पे फिर इसको पढ़ाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये देख, तो ये तो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है जो न्यूक्लियोलस हो जाता है। इसको डिटेल में इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, अब यही क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, क्रोमोसोम बनाता है। इसका जो यूनिट छोटा हो जाता है उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अब यही क्रोमोसोम फिर डीएनए, फिर यही डीएनए क्या कंटेन करता है, हमारा जीन करता है। हम 12th में इस सबको बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और उस सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे, रेप्लिकेशन वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो यही ये बता रहा है कि एक सेल क्या क्या सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्दर आगे। अब देखिए क्या हुआ, अब कहा कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बेस पे दो टाइप्स का सेल हो जाता है, एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। बहुत जगह पे हम लोग इसको आसान शब्दों में फॉल्स भी कहते हैं। फॉल्स लफ्ज ठीक नहीं है लेकिन सेंस के हिसाब से ठीक है। कैरियोन्स का मतलब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो अब एक तो यहाँ पे ओवरव्यू की बात की गई। अगर बात किया जाएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन चूंकि हमारा जो एनसीईआरटी में जो अभी यूनिट है उसका अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब एक बात सिर्फ ये समझने की जरूरत है यहाँ पे, मुझे बताइए कि अगर हम इवोल्यूशन को देखते हैं, इवोल्यूशन को, तो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमको पता है, ये बताइए कि इसमें नया कौन होगा, पुराना कौन होगा, यूकैरियोटिक नया होगा या प्रोकैरियोटिक नया होगा, मतलब ओल्ड कौन होगा, या ये कह लीजिए कि इसमें न्यू कौन है। तो इसमें न्यू जो है ना वो हमारा यूकैरियोट्स होगा। न्यू का मतलब है कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पहले प्रोकैरियोट्स आएगा या पहले यूकैरियोट्स आएगा, पहले प्रोकैरियोट्स आएगा। एक बात बताइए कि अगर ये कमरा हमारा बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये हम जानते हैं कि हमारा जो है ना अभी वाला जो ये फाइनल शेप है, जो बिल्कुल क्या है हमारा कंप्लीट है, ये क्या है, न्यू है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन जब हमारा था, अंडर कंस्ट्रक्शन जब हमारा था, तो उस वक्त हमारा क्या था कि ये जो है ना वो क्या था, ओल्ड था। यानी जिस वक्त घर बन रहा होगा उसमें पेंट नहीं होंगे, खिड़की और दरवाजे नहीं होंगे, डोर्स वगैरह नहीं होंगी, लाइटें नहीं लगी होंगी, तो वो कंडीशन क्या था हमारा, वो कंडीशन हमारा था प्रिमिटिव। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब एक यहीं पे देख लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ये प्रेजेंट होगा, और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है प्रिमिटिव स्ट्रक्चर का जो होगा वो इसमें प्रेजेंट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट होंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंड क्या है आगे हम देखेंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर हमारा ऑर्गेनल कहलाता है मेम्ब्रेन बाउंड है, जो इसमें होता है यूकैरियोट्स में होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए कि जो, लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो है दोनों सेल जो है बोथ, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को उसके अंदर पाया जाता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आप सब ने एक चीज हमेशा देखी होगी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसको सेल, एक हम सेल मान ले, ठीक है,
अब इसमें हम क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियस मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगर हम एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी स्ट्रक्चर पे मत जाइए, बहुत बुरा बना है मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन मैं अच्छा बना सकता हूँ स्ट्रक्चर, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो हमारा जो एक सेंट्रल जो हमारा स्पेस है, स्पेस जो एक ऑक्युपाई करता है लार्ज वॉल्यूम, ऑक्युपाइज लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, यही साइटोप्लाज्म बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवाता है, इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन बहुत सारा होता है, इसलिए हमको लगता है यानी सेल को, यानी लिविंग स्टेट को शो करता है, ये सेल के किसको शो करता है, लिविंग स्टेट को ये शो करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेन एरिना, एरिना का मतलब होता है मैदान या अखाड़ा ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हमारा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस है या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, वो हमारा कहाँ होता है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा हमने अभी पढ़ा जो हमारा दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो है ये मेन एरिना है, एरिना कहते हैं अखाड़े को या फिर उसको मैदान को कहते हैं। इसमें सेलुलर एक्टिविटीज हो रहा है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में पाया जाता है। अब देखिए कि साइटोप्लाज्म में मैंने बताया कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये महसूस होता है या यकीन हो जाता है कि ये इसका जो सेल है ये लिविंग स्टेट में है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था अभी, यूकैरियोट्स की जब हम बात कर रहे थे तो यूकैरियोट्स में हमने ये पढ़ा कि इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, मेम्ब्रेन